ठीक है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनता है, तो एम्ब्रियो से बनता है प्लांट, और प्लांट्स में क्या बनती है, दोनों चीज़ें वापस। प्लांट में इसकी हाइट भी बनती है, या मोर स्पेसिफिकली स्टेम हाइट, और फ्लावर कलर भी बनता है, फ्लावर कलर भी बनता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इस प्रोसेस में हुआ है डिकोडिंग। तो देखो आप, पहले ये फिजिकल फॉर्म में था, ये इंडिविजुअल के अंदर फिजिकल फॉर्म में था, फिर इसने रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन ठीक वही बात है कि यहाँ भी जो सॉन्ग था इस मेमोरी कार्ड में था, और जब ये इसकी कॉपी कर रही है तो आप एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी को क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मेमोरी के अंदर एक्चुअल में कॉपी तो सॉन्ग किया जा रहा है ना, इसके सॉफ्टवेयर को कॉपी किया जा रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर को रखने के लिए एक हार्डवेयर चाहिए, तो हमें एक मेमोरी कार्ड चाहिए जिसके अंदर कॉपी हो। ठीक इसी तरीके से ये जो इंडिविजुअल है ये खुद सेल का बना है, ठीक है, यानी ये जो है एक हार्डवेयर की तरह है, और इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर थी। अब जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में ये क्या बनते हैं, गेमिट ही बनते हैं। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसके अंदर एक्चुअल में स्टोर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर स्टोरेज डिवाइस ये क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम के अंदर एक्चुअल स्टोरेज डिवाइस डीएनए है, और डीएनए के अंदर वो कोडेड इंफॉर्मेशन को कोड करके रखा गया है जो पहले फिजिकल फॉर्म में थी। जेनेटिक्स के लैंग्वेज में इस फिजिकल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो अब ये कोडेड फॉर्म में आ गया, या इसे आप बोले जीनोटाइप। अब ये जो है इसका जब एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, बाद में सीडलिंग बनती है, और बाद में प्लांट बड़ा होता है, तो जो इसके पेरेंट में कैरेक्टर थे वो कैरेक्टर यहाँ वापस निकल के आ गए। इसी को हम मेंडेलियन कैरेक्टर बोल रहे थे, समझे। तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व है कि नहीं, तो आप उन चीज़ों को देखो जो अभी तक आपने पढ़ा। आपने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल में कॉपी करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये देखो जेनेटिक मटेरियल यहाँ कॉपी किया गया, ठीक है, क्योंकि कॉपी किया गया तभी तो ये गैमेट्स बने। फिर आपने पढ़ा कि वो स्टेबल होना चाहिए, तो ये इसके लाइफ के ड्यूरिंग और दूसरी जनरेशन में जाते वक्त बहुत सारे चेंजेस से होके गुजरा होगा, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो इंटैक्ट थी, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई। थर्ड वन, क्या उसमें थोड़े चेंज हो सकते हैं, हो सकते हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इनहेरिटेंस दो चीज़ का होता है, कैरेक्टर का भी और वेरिएशन का, पर वेरिएशन बहुत कम होती है, मिलियंस में एक, ठीक है। यहाँ हम कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ ये डिकोड होके वापस आ गया, और इस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये मेंडेलियन फैक्टर में एक्सप्रेस होना। तो ये है आपका, देखिए 4 नंबर। यहाँ जब गेमेटोजेनेसिस हो रही थी तो यहाँ पे म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन होने का चांस यही है ना, जब ये गेमेटोजेनेसिस हो रही है। जब ये रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये रेप्लिकेशन वाली साइट है, ये रेप्लिकेशन हो, और पूरे जर्नी के ड्यूरिंग पूरे जो है प्रोसेस के ड्यूरेशन में ये पूरी तरीके से स्टेबल है। कैसे, केमिकली, न तो उसका केमिकल नेचर बदला है और स्ट्रक्चरली, और न ही उसका स्ट्रक्चर बदला है। तो देखो आप, ये जो स्ट्रक्चरली स्टेबल होना, ये जो रेप्लिकेशन होना, ये जो उसमें म्यूटेशन होना, ये जो उसका एक्सप्रेस होना या डिकोड होना मेंडेलियन फैक्टर या फिनोटाइप के फॉर्म में, ये चारों चीज़ें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई कि नहीं। एक्चुअल में फ्रेंड, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया। इस पूरे चैप्टर की यही समरी है। आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये पहले समझ में आ गई है तो पूरा चैप्टर आपको मीनिंगफुल लगेगा,
और अगर ये बात आपको नहीं समझ में आएगी तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपको मीनिंगफुल नहीं लगेगा, मीनिंगलेस लगेगा। आप समझ नहीं पाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है ट्रांसलेशन होने से, क्या फ़र्क पड़ता है रेप्लिकेशन होने से, क्या फ़र्क होता है जेनेटिक मटेरियल होने से। वो सब आपको बिल्कुल रेलिवेंट नहीं लगेंगे, वो सब बिल्कुल नॉनसेंस लगेंगे। इस वजह से मैं पहले उस सेंस को बताना चाह रहा हूँ जिसके लिए इस चैप्टर को क्रिएट किया गया है। बेसिकली आपको ये चैप्टर सिलेबस में क्यों दिया गया है कि आप इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। देखिए, कोई भी जो चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी पूरी एक फील्ड है। आपका जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना आपको बायोलॉजी था, लेकिन बायोलॉजी में जेनेटिक्स का क्या रोल है, तो आपने जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा तो आपको समझ में आने लगा जेनेटिक्स से हमें क्या एक्सप्लेनेशन मिलता है। उसी तरीके से अब मॉलिक्यूलर बेसिस क्यों पढ़ाया जा रहा है, इससे हमें क्या मिलने वाला है, ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। जब ये बातें दिमाग में बैठती हैं ना, तब आप सब्जेक्ट को समझते हो, और उसको मैं कॉग्निटिव लर्निंग बोलता हूँ। बेसिकली ये कॉग्निटिव लर्निंग है जब आपका सेरिब्रम वर्क करता है, ठीक है, जब आपका सेरिब्रम एक्टिवली वर्क करता है, जब आपके फ्रंटल लोब वर्क करती है, और तब आप चीज़ों को सही सही प्रोसेस करके निकालते हैं, उसकी मीनिंग समझते हैं। तो फ्रेंड, मैं इस पूरे जो है इन्फोग्राफिक से, इस पूरे डायग्राम से आपको क्या समझाना चाह रहा था, आपको जेनेटिक मटेरियल में जो कोटेशंस मैंने समझाई थी पिछले वीडियो लेक्चर में, उसका यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे जो है, क्यों रेप्लिकेशन होता है, क्यों वो कोडेड फॉर्म में जाती है, क्यों उसे डिकोड किया जाता है। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी को आज हमने बना लिया है जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस है, इसी चीज़ को नेचर पहले से फॉलो करती है। वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस यहाँ है। इसी को जब हम टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में यूज करते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट भी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आपके बुक में ना इसको थोड़ा सा रखा गया है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये साइंस की बहुत नई ब्रांच है। तो दो टॉपिक आपको लास्ट में रखे गए हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इनमें इन्हीं इन्फॉर्मेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के प्रिंसिपल को यूज किया जाता है और उसके फंडामेंटल पे बेस ये प्रोग्राम हैं जो चलाए गए हैं, ठीक है। तो जब वो आएगा तब उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ज़रूरी है जेनेटिक मटेरियल की 4 प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस होता है ये बिना उन 4 प्रॉपर्टी के, उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको वो पहले एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में होने चाहिए, तभी आपको चैप्टर का हर बात समझ में आएगा। एक बार मैंने चैप्टर शुरू कर दिया ना, तो मैं इस पे वापस नहीं आऊँगा। इसलिए आपको ये पहले से मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा ध्यान से आप समझ लो। आपको पेज नंबर भी बता दिया है, वहाँ जाके उसे थोड़ा सा पढ़ लो, एक रीडिंग लगा लो, और इस इन्फोग्राफिक को आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, ऐसे बुक में ऐसा चैप्टर, ऐसा डायग्राम नहीं होगा। तो ये आप रखिए अपने पास, बाद में इसका आपको समझ में आने लगेगा क्यों बनवाया मैंने। अभी चलो आगे चलते हैं। अब आज का टॉपिक हम लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम रखेंगे जेनेटिक मटेरियल में जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है डीएनए से। जैसा मैंने आपको बोला था जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए है, तो आपका पहला जो टॉपिक ही है ना, वो है डीएनए और आरएनए के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो चलो हम भी देखते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए, जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको टॉपिक मेंशन है द डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 11th में बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल में कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं जो आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक है। तो मैं अननेसेसरी उसे बार बार रिपीट नहीं करूँगा।
ये मान के चला जा रहा है कि आपने कुछ चीज़ें वहाँ सीखी है। ठीक है, जब मैं बायोमॉलिक्यूल का आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पे मैं उन चीज़ों को रखूँगा, यहाँ इसी टॉपिक में रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात डीएनए है क्या, तो देखो कुछ बातें मैं लिखते जा रहा हूँ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ है। ये एक बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक बायोमॉलिक्यूल है। अब बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि देखिए सेल होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और जो साइटोप्लाज्म है ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब आप जो है 12th में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया गया होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। जैसे सॉल्यूशन 3 तरीके के होते हैं ना, एक देखो, एक सॉल्यूशन होता है क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन। जैसे अगर नमक को पानी में डालोगे तो वो क्लियर कट सॉल्यूशन बनाएगा, वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को या किसी भी क्रिस्टल को अगर वाटर में डालोगे तो वो क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन बनाता है। इवन जैसे शुगर है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं भी है लेकिन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या ग्लूकोज को अगर डालोगे तो पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं और आपको एक क्लियर कट सॉल्यूशन दिखता है। दूसरा जैसे एक, ये तो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाना, इसकी वजह क्या होती है कि यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है ना, जैसे सॉल्यूशन में 2 चीज़ होती है ना, सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो आपको पहले से ही फिक्स है कि सॉल्वेंट तो वाटर है, तो सॉल्यूट की जो साइज है वो काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, वो माइक्रो नैनोमीटर रेंज की होती है। इस वजह से आपको पार्टिकल दिखते नहीं हैं। जब सारे पार्टिकल अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो पार्टिकल कहीं चले जाते हैं, वो पार्टिकल हैं, लेकिन आपकी आंखें क्या देख सकती है, मिलीमीटर रेंज। तो अगर कोई चीज़ माइक्रोमीटर और नैनोमीटर रेंज का होगा तो आपको दिखता नहीं है, तो आपको क्या लगता है, वो क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, और वो इतने छोटे हैं कि वो उसमें तैर रहे हैं बट आपको दिखते नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है कि वो यूनिफॉर्मिक्स होते हैं। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन जो है इसे बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंड होना, सस्पेंशन जो है, यहाँ पे क्या है कि जैसे सैंड को आपने वाटर में डाल दिया तो यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूट की जो साइज है वो काफ़ी बड़ी है, तो वो सॉल्वेंट में नीचे बैठ जाता, वो उसमें मिक्स नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता। इनके बीच की जो स्टेज है ना वो है कोलाइड। अब कोलाइड जो है, जैसे आप जो है अंडे के अंदर का जो मटेरियल है, एग्स का जो इनसाइड मटेरियल है, एग्स के अंदर जो सॉल्यूशन है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अंडा एक्चुअल में एक सेल ही होता है। देखो अंडे में क्या होता है, इसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग लगा दो, समझे इस बात को, और ये होती है सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन देखना है तो अंडे में देख लो, और इसके अंदर जो है यहाँ सेल होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अंडे के अंदर इस तरीके से जो यॉक होता है, इस यॉक के अंदर छोटी सी सेल होती है, समझे इस बात को। और ये जो यॉक है ये स्टोरेज मटेरियल होता है, ये एक स्पेशल सेल होती है। और ये जो आपका एग वाइट होता है, जो एग वाइट होता है, ये एक्चुअल में एक प्रोटेक्टिंग मटेरियल होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। ऐसा नहीं बता देना कि ये जो पीला वाला है ये न्यूक्लियस है, ये ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस पीला उला नहीं होता है, वो कलरलेस ही होता है। इसमें सेल बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, और वो सेल किस फार्म में होती है, अंडा है, अगर फर्टिलाइज है तो जाइगोट के फार्म में होगा या अर्ली एम्ब्रियो के फार्म में होगा। ठीक है, तो इसमें ये एम्ब्रियो या जाइगोट के फार्म में होगा। यॉक उसका फूड होता है और जो वाइट मटेरियल होता है वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है, और उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, लेकिन अंडा एक सेल होता है, ये बात थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि आप सेल पढ़ते हो और आपको लगता है सेल किसी दूसरी दुनिया की बात है। अब ऐसा नहीं है कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा ही है। कोलाइडल सॉल्यूशन आपका
जो घर में दाल बनती वो भी है, मिल्क भी है, बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या मेन चीज़ है कि जो पार्टिकल साइज है वो जो है वो सस्पेंशन से छोटी होती है और क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन से बड़ी होती है। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन जो मैंने बोला साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट देखो होता है वाटर, ठीक है, और इसके अंदर जो सॉल्यूट्स होते हैं वो सॉल्यूट्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल। जैसे बायोमॉलिक्यूल तक हमें पहुंचना था। अब इस बायोमॉलिक्यूल में जो चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि दो तरीके हैं, एक माइक्रोमॉलिक्यूल और एक मैक्रोमॉलिक्यूल। ये बड़ी साइज के हैं, ये छोटी साइज के हैं। ये ज़्यादातर मोनोमर हैं, आपको बताया था मोनोमर फॉर्म, और ये पॉलीमर फॉर्म है। तो पॉलीमर बड़े साइज का है। तो एक्चुअल में ये जो पॉलीमर होता है ये बड़ी पार्टिकल साइज बनाता है, जो पूरी तरीके से न तो क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन जैसा बिहेव करता है और न ही सस्पेंशन जैसा बिहेव करता है। तो ये फॉर्मेशन कर देता है कोलाइडल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यही चीज़ साइटोप्लाज्म को खास बनाती है। साइटोप्लाज्म में एक्चुअल में तीनों स्टेज होती है। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इतनी बड़ी होती है, ये भी बायोमॉलिक्यूल का बना है। ये इतनी बड़ी होती है, ये सस्पेंड होती है। जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इस तरीके से जो मिनरल हैं और जो मोनोमर मॉलिक्यूल हैं जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमीनो एसिड, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन की तरह क्लियर कट सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल में आपने 4 तरीके के मॉलिक्यूल पढ़ रखे थे। देखो, जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल में आपने पॉलीसैकेराइड पढ़ रखा था, ठीक है। जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल में आपने लिपिड्स को मॉलिक्यूल को भी पढ़ रखा था, न्यूक्लिक एसिड जो आज का हमारा टॉपिक है, और इसके अलावा जो प्रोटीन हैं, ये सारे हैं। इसमें से ये डीएनए क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये एक पॉलीमर है, ये एक न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है। इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होता है और एसिडिक नेचर का होता है, और ये एक पॉलीमर फॉर्म है। अब पॉलीमर क्या होता है ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो हम थोड़ा अभी आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो, ये एक पॉलीमर है, मैंने ये सारी भी चीज़ें आपको बताई दी। इसमें जो है अब जो पॉलीमर होता है तो वो पॉलीमर बनता कैसे है, कोई भी पॉलीमर कैसे बनता है। तो पॉलीमर तो मोनोमर का, जो इसका मोनोमर होगा उस मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से बनेगा। एन टाइम अगर मोनोमर होंगे तभी बनेगा। तो इसका मोनोमर क्या होते हैं, इनके मोनोमर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है, तो आपने पढ़ा था इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक शुगर होता है, एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है, एक नाइट्रोजनस बेस का मॉलिक्यूल होता है। ये बताया था मैंने आपको, एक बार यहाँ भी है, चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। वैसे ये सब अगर आपको पता होता तो बेहतर होता। ये शुगर 5 कार्बन की होती है, इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं 5 कार्बन की वजह से। ये बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा। और जो पेंटोज शुगर है उसमें भी एक फिक्स शुगर होती है जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन एक कम है राइबोस शुगर से। राइबोस शुगर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C5H10O4। देखो ये O5 नहीं है, अगर ये राइबोस होता तो O5 होता, ये O4 है तो इसका मतलब डीऑक्सी है। इसको डायग्राम के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे रिंग होती है, ये पेंटागन रिंग होती है,
यहाँ पे कार्बन नंबर होते हैं 1 2 3 4 और इस तरीके से कार्बन नंबर 5, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है कार्बन नंबर 2 वो लोकेशन है जहाँ पे एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है। इसका जो मिसिंग ऑक्सीजन है ये यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर OH होता इस तरीके से, अगर यहाँ पे OH होता तो आप यहाँ पे O5 लिखते हैं, लेकिन यहाँ O4 है तो इसकी वजह से आप इसे डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा इनको अलग कर दूँ, बेहतर होगा लिखने में। वही बात है, नाइट्रोजनस बेस को इधर लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है चीज़ें और बतानी है। और यहाँ ये फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है H3PO4, ठीक है। तो देखो अब नाइट्रोजनस बेस में दो चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजनस बेस क्या हैं? ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा है एक प्यूरीन होता है और एक पैरिमिडीन होता है, ठीक है। पैरिमिडीन होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्यूरीन रिंग है, इसमें पैरिमिडीन। पैरिमिडीन रिंग क्या होती है, यही चीज़ आपको ज़्यादा याद रखना है। बाकी तो केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर है। पैरिमिडीन रिंग 6 मेंबर्ड रिंग है। इसमें 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। इनकी पोजीशन हम असाइन करते हैं 1 और 3। बाकी पोजीशन पे कार्बन है, जैसे ये 2 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, ठीक है। ये देखो 5th पोजीशन और ये देखो 6th पोजीशन। प्यूरीन रिंग क्या है? ये पैरिमिडीन रिंग के साथ एक और रिंग के फ्यूजन से बनती है। तो पहले आपको पैरिमिडीन रिंग बनानी पड़ेगी। तो पैरिमिडीन रिंग का आपने कैसे बनाई है? यहाँ पे 1 हो गया और ये 3 नंबर पे आपने नाइट्रोजन लिख लिया। फिर इसमें एक और रिंग ऐसे फ्यूज होती है, इसे बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। इसमें जो है इस तरीके से 2 नाइट्रोजन और होंगे, 7 नंबर और 9 नंबर। इनकी जो देखो इस डायरेक्शन में इसमें काउंटिंग करेंगे, कार्बन नंबर 1 2, ये 3 4, ये 5 और कार्बन नंबर 6। तो यहाँ इस डायरेक्शन में हुआ है और इसमें जो है काउंटिंग इस डायरेक्शन में हुआ है, 7, यहाँ कार्बन नंबर 8। इस रिंग को हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग, ठीक है। ये जो इतनी रिंग है और इसको हम बोलते हैं पैरिमिडीन। तो ये पैरिमिडीन है, ये इमिडाजोल है और दोनों को जब हम